नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे। मैं आपका बड़ा भाई कपिल, आपका स्वागत करता हूँ अपने प्लेटफ़ॉर्म तैयारी चक्र पर, जो है आपकी तैयारी का पावर डोज़। बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं मंगल नसीम साहब की 4 पंक्तियों के साथ कि हौसला कायम परिंदे उड़ान में रखना, हौसला कायम परिंदे उड़ान में रखना, हर एक निगाह तुम्हीं पर है ध्यान में रखना, मुश्किलें आज़माएँगी इरादों को तुम्हारे, ध्यान पैरों में नज़र आसमान में रखना, हर इम्तिहान से मंज़िल करीब आती है, खुद को हर एक इम्तिहान में रखना। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ प्रारंभ करते हैं आज के टॉपिक का, जो है प्राचीन भारत भाग 1। आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता को। क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता को। उसके बाद पढ़ेंगे वैदिक काल को और साथ ही साथ पढ़ेंगे महाजनपद और उनके प्रशासन को। तो बिना देरी करे आइए शुरू करते हैं। बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो घाटी सभ्यता है क्या, इसका काल क्या था। तो आइए हम थोड़ा चित्र के माध्यम से समझें। आप यहाँ देखेंगे सिंधु नदी को दिखाया गया है। बच्चों, सिंधु घाटी का जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच का स्टैंडर्ड माना गया है। हालांकि पुरातत्वविदों ने इसे अपने हिसाब से अलग अलग भी बताया है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल ठीक जो माना गया है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच का है, जो कार्बन डेटिंग के माध्यम से फाइनल हुआ और जिसे परीक्षाओं ने माना भी है। आइए सिंधु नदी घाटी जो है उसको समझ लेते हैं बच्चों, ये कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ होती है और कहाँ इसका अंतिम पड़ाव है। सिंधु घाटी की जो नदी है, जो सिंधु नदी है बच्चों, वो तिब्बत के मानसरोवर मानसरोवर झील से शुरू होती है, ठीक है, और उसके बाद में भारत के लद्दाख और पाकिस्तान के गिलगिट बल्टिस्तान से होती हुई उसका समापन अरब सागर में जाकर हो जाता है। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बन जाती है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो मुख्य नगर हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता इतनी बड़ी सभ्यता है जिसमें अब तक 100 से ज्यादा नगरों की खोज की जा चुकी है। फिर भी दो मुख्य नगरों की अगर हम बात करें तो वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर.डी. बैनर्जी के द्वारा करी गई। बच्चों, ये बात आप नोट कर लें, चाहे अपने पास पेन और कॉपी लेकर लिख लें कि दयाराम साहनी ने सबसे पहली बार किसकी खोज की? हड़प्पा की 1921 में करी। और जो आर.डी. बैनर्जी हैं उन्होंने किसकी करी? मोहनजोदड़ो की खोज करी, 1922 में करी। ठीक है, तो ये चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें या हमारे चैनल तैयारी चक्र को ज्वाइन करें, जो टेलीग्राम पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी मिलेगा, जहां हम इसकी पीडीएफ डालने की कोशिश करेंगे और वहां से आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों, प्रमुख नगरों की अगर हम चर्चा करें तो प्रमुख नगर में सबसे पहले हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। जैसे पंजाब हमारे भारतवर्ष का भी एक प्रांत है, उसी प्रकार से पंजाब पाकिस्तान का भी प्रांत है। वहां पर हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो की जो स्थिति है वो पाकिस्तान के सिंध में है। ठीक है, अगले मुख्य अगर हम नगर की बात करें तो हमारे गुजरात के लोथल में है। और वो क्यों विशेष है, ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। क्यों विशेष है? क्योंकि वहां पर डॉकयार्ड पाए गए। डॉकयार्ड बच्चों, जहां जहाज खड़े करे जाते हैं, जहाज खड़े होने का स्थान है। ठीक है, डॉकयार्ड जो है जहाज खड़े होने का स्थान है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट नगर की खोज करी गई जो कालीबंगन है, जो कहाँ है? हमारे देश के ही राजस्थान राज्य में है। वहाँ हल्की जुताई के प्रमाण मिले हैं। इंपॉर्टेंट बात हो जाती है बच्चों, हल्की अगर परीक्षा में पूछ ले कि हल्की जुताई के प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो वो मिले हैं कालीबंगन, राजस्थान के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। नगर योजना और उसकी मुख्य बातों की अगर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे तो वहां आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को। देखिए, जालीनुमा सड़कें। जालीनुमा सड़कें आप यहाँ इस चित्र में देखेंगे कि सड़कें जो थी जाली की भांति आपस में बुनी हुई थी, खूब अच्छी तरह से बुनी हुई थी। ऐसा नहीं है दूर दूर बसावत हो, लोग आपस में पास पास रहते थे, तो सड़कें भी जालीनुमा पाई गई। पक्की ईंटों के मकान आप इस चित्र में अगर देखें तो यहाँ मकान कैसे दिखाए गए हैं?
पक्की ईंटों के मकान थे, जो कि विभिन्न प्रकार के चूने के द्वारा आपस में जोड़ी जाती थी, और जैसे आज कंक्रीट का इस्तेमाल करा जाता है, उस पर विभिन्न प्रकार के मटेरियल का इस्तेमाल करके पक्की ईंटों के मकान वहाँ बनाए जाते थे। तो सभ्यता जो थी बड़ी संपन्न सभ्यता थी। ऐसा नहीं है कि लोग कच्चे मिट्टी में रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हों। आइए, नाली व्यवस्था, अगर नाली व्यवस्था की बात करें तो आप इस चित्र में देखेंगे नाली व्यवस्था को। छोटी-छोटी नालियों से निकासी का पानी या अन्य अपशिष्ट पदार्थ आते थे और वो एक बड़ी नाली में आकर मिलते थे, और ये सारा का सारा अपशिष्ट जल या पदार्थ बाहर जाकर निकल जाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है अब हम बात करेंगे ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो की। ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो जो है बच्चों, वो मोहनजोदड़ो के दुर्ग नामक स्थान पर था। कहाँ पर था? दुर्ग। मोहनजोदड़ो के दुर्ग नामक स्थान पर यह जगह थी, जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है। ग्रेट बाथ, जैसा कि आप समझ रहे होंगे, नहाने का स्थान, लेकिन यहाँ प्रतिदिन का स्नान नहीं होता था। यहाँ पर जो एक सामूहिक स्नान किसी मुख्य अवसर पर किया जाता था, इसे आप चित्र में देखोगे कि यहाँ पर उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनाई गई हैं ऊपर से नीचे की तरफ जाने वाली, और साइड में कुछ छोटे-छोटे कमरे हुआ करते थे, जिन्हें शायद लोग उस समय स्नान के समय कपड़े बदलने के रूप में प्रयोग करते हों। तो ये ग्रेट बात एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप नोट कर लें। इसके बाद में हम बात करेंगे अन्नागार, हड़प्पा के अन्नागार की, यानी वो स्थान जहाँ पर अन्न रखा जाता था आपात की स्थिति में, या ऐसी स्थिति में जहाँ पर अन्न की आवश्यकता हो, तो वो एक ऐसा स्टोर हाउस रखा जाता था वहाँ पर। तो यहाँ आप ग्रेनरी यानी अन्नागारों को देखेंगे। तो 4 मुख्य बातें, 5 मुख्य बातें मैंने आपको बताई। जालीनुमा सड़कें, पक्की ईंटों के मकान, नाली व्यवस्था, ग्रेट बाथ और अन्नागार। आइए आगे बढ़ते हैं। कला और मूर्तियों की अगर हम चर्चा करें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पॉटरी, आप देखोगे बर्तन इस प्रकार के थे कि जिनमें विभिन्न सुंदर-सुंदर कलाकृतियाँ दिखाई गई, जिसमें प्रकृति के चित्रण, पशु-पक्षियों के चित्रण, आप यहाँ एक चित्र हमने रखने की कोशिश करी है, देखिए हिरन का चित्र आपको दिखाया गया है, ठीक है? आगे बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर मैं इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलूँ तो गलत नहीं होगा। नृत्य करती हुई नर्तकी की कांस्य की मूर्ति। यहाँ प्रश्न उठ जाता है, मूर्ति किस धातु की थी जी? लोहे की थी, चांदी की थी, तांबे की थी? तो आप बोलेंगे कांस्य की मूर्ति थी, और ये मूर्ति हमने दिखाई है। ये कलाकृति उदाहरण है उस समय की नृत्य कला का, कि नृत्य भी अपने चरमोत्कर्ष पर था। अगर मैं इस मूर्ति के विषय में बात करूं, तो यहाँ जो नृत्य की जो डांसर दिखाई है, इसकी मूर्ति मिली थी लगभग 10.5 सेंटीमीटर की मूर्ति थी, और इसके उल्टे हाथ पर, बाएं हाथ पर 24 से 25 चूड़ियां थी। 24 से 25 चूड़ियां थी, और इसके बाएं हाथ पर लगभग 4 चूड़ियां थी दाएं हाथ पर। बाएं पे 24 से 25, और यहाँ केवल 4 चूड़ियां थी, और गले में एक हार भी दिखाया गया, नेकलेस दिखाया गया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। पशुपति महादेव की मोहर। तो मेरे साथियों, पशुपति महादेव की मोहर यहाँ मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। इसका कोना एक टूटा हुआ था, जब खुदाई में चीजें टूटी हुई भी निकलती हैं। तो पशुपति महादेव की जो मोहर है, वो एक वर्गाकार मोहर थी। कैसी थी बच्चों? वर्गाकार मोहर थी, ठीक है। और यहाँ पशुपति महादेव का चित्र था, और ये बनी हुई किसकी थी? सेल खड़ी की बनी हुई थी। सेल खड़ी की बनी हुई थी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखने वाली है। बैलों की गाड़ियां और खिलौनों की खोज करी गई थी। ये आप चित्र के माध्यम से देखोगे, वहाँ बैलगाड़ियों का प्रचलन भी था, और इसी प्रकार के खिलौनों से बच्चे खेला करते थे। ये देखिए एक बैलगाड़ी का खिलौना यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको दर्शाने की कोशिश करी है हमने। तो इम्पोर्टेंट बात है पशुपति महादेव की मोहर। इनमें अगर 2 इम्पोर्टेंट बात करूं, और नृत्य करती हुई नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको लिख दिए हैं। आगे चलते हैं। आर्थिक जीवन की चर्चा करते हैं बच्चों। आर्थिक जीवन था किस तरह का? तो सबसे पहले कृषि। कृषि में मुख्य थे गेहूं और जौ की खेती। आपसे यहाँ पूछ रहे कौन कौन सी फसलें वहां पे पैदा होती थी? तो गेहूं और जौ की फसलें पैदा होती थी। पशुपालन था। पशुपालन में मुख्य रूप से गाय पालन था, बकरी पालन था, ये सब पशुपालन में होता था। व्यापार, मेसोपोटामिया जो इसकी समकालीन सभ्यता थी। कैसी थी बच्चों? समकालीन। उसी समय मेसोपोटामिया की भी सभ्यता थी, तो वहां मेसोपोटामिया से व्यापार के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है जी।
आगे धातुएं, तांबा, कांसा, सोना और चांदी का प्रचलन सबसे ज्यादा था, और जिसका प्रचलन नहीं था वो थी लोहा। लोहे का प्रचलन नहीं था। प्रश्न आपसे पूछ ले कौन सी धातु ऐसी थी जिसका सिंधु घाटी की सभ्यता में प्रयोग नहीं था, तो आपका उत्तर होना चाहिए लोहे का प्रयोग नहीं था। चलिए, धर्म और सामाजिक जीवन। धर्म की बात करें तो पूजा पाठ की बात की जाएगी। मातृ देवी की पूजा, कौन सी देवी की पूजा? मातृ देवी, मदरलैंड की पूजा होती थी। नंबर 2, पशुपति महादेव। पशुपति महादेव की मुहर हमने आपको दिखाई, इसका मतलब सीधा सीधा है कि वहां पशुपति महादेव की पूजा भी मुख्य रूप से होती थी। वो उनके मुख्य देवता अगर कहे जाएं तो गलत नहीं होगा। आइए, अग्नि और वृक्ष का पूजन, क्योंकि प्रकृति बहुत ज्यादा प्रभावित थी उस समय, तो अग्नि और आपका वृक्ष का पूजन होता था। कहीं कहीं लिंग और योनि पूजा के प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। तो मुख्य रूप से पशुपति महादेव और मातृ देवी की पूजा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, आगे देखिए। यहाँ पर मित्रों हमने 5 प्रश्नों का समावेश करने की कोशिश करी है। ये वो प्रश्न है जिनमें से मैंने अभी आपको पढ़ाया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और एक बार मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और किसी उत्तर में कोई समस्या हो तो आप तुरंत हमें उसे बताएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। वैदिक काल की चर्चा करते हैं। वैदिक काल में इसे मुख्य रूप से 2 खंडों में हम विभाजित करते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच का था। तीसरी मुख्य बात आ जाती है, आर्यों का आगमन जो हुआ, कहाँ से हुआ? मध्य एशिया से हुआ था। कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। तो ये बात याद रखनी है। ऋग्वैदिक काल जो है कब प्रारंभ हुआ, इसका काल क्या था, उसके बाद क्या है, उत्तर वैदिक काल आया, और आगे जाके हम ऋग्वैदिक काल की मुख्य जो पॉइंट्स हैं उनको पढ़ेंगे। मुख्य बिंदु है, कैसा जीवन था, कैसी पढ़ाई थी, क्या क्या शिक्षा दी जाती थी, देखिए आगे। ऋग्वैदिक काल में समाज, समाज की चर्चा करते हैं। समाज किस प्रकार से विभाजित था? सबसे पहले ग्राम प्रधान इकाई। जिस प्रकार से अभी भी ग्राम प्रधान होता है, उसी प्रकार से ऋग्वैदिक काल में भी ग्राम प्रधान की इकाई हुआ करती थी। ग्राम प्रधानता सदस्य थे जो कि उस समय संचालन का कार्य करते थे। प्रशासन को किस प्रकार से संचालित करना है उसका कार्य किया करते थे। सभा और समितियों का गठन होता था। गोधन मुख्य संपत्ति थी। गोधन में यहाँ गाय, बैल इत्यादि आ जाते हैं, वो मुख्य संपत्ति थी गांव के लोगों की। गाय, बैल इत्यादि गोधन मुख्य संपत्ति थी। स्त्रियों का सम्मान, स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था, बहुत इंपॉर्टेंट। स्त्रियों की स्थिति ऊपर थी, क्योंकि ऋग्वैदिक काल है, ऋषियों का काल था, यज्ञ का काल था। उस समय न केवल ऋषि मुनियों को बल्कि उनकी पत्नियां भी बड़ी विदुषी हुआ करती थी, बड़ी विद्वान महिला होती थी और ज्ञानवान महिला होती थी। उस समय महिलाओं को बहुत सम्मान प्राप्त था, जबकि हम उत्तर वैदिक काल में अभी देखेंगे कि महिलाओं के सम्मान में घटौती हो गई, महिलाओं के सम्मान में कमी आई। देखिए कैसे। ऋग्वैदिक काल में धर्म, मुख्य देवता कौन कौन से थे? इंद्र, इंद्र को युद्ध का देवता भी कहा गया है। अग्नि, वरुण और सोम, ये मुख्य देवता थे ऋग्वैदिक काल के। तो ये बात ध्यान रखनी है, प्रश्न आया था ऋग्वैदिक काल के मुख्य देवता कौन से हैं, तो यहाँ पर अग्नि, इंद्र जिन्हें युद्ध का देवता कहा गया, अग्नि, वरुण और सोम हो गए। यज्ञ और मंत्रोच्चारण प्रमुख था, पूजा नहीं थी, मूर्ति पूजा नहीं थी। आइए, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया, राजशक्ति में वृद्धि हो गई, वर्ण व्यवस्था का विकास हो गया। और वर्ण व्यवस्था में समाज को मुख्य रूप से 4 वर्णों में विभाजित किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित करा गया। ब्राह्मण जो थे उन्हें यज्ञ करने का काम दिया गया और शिक्षा का कार्य दिया गया, जबकि क्षत्रियों को युद्ध, रक्षा इत्यादि कार्य दिया गया। राजा भी इन्हीं में से बनते थे। वैश्यों को व्यापार और भरण पोषण का कार्य दिया गया, जबकि शूद्रों को सेवा कार्य दिया गया। ठीक है जी। यह व्यवस्था न केवल सामाजिक ढांचे का हिस्सा बनी, बल्कि धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया इसने। स्त्रियों की स्थिति जो मैंने आपसे पहले कहा था, स्त्रियों की स्थिति जो थी वो घटने लगी। ऐसे अवनति काल भी कहा जाता है। उन्नति यानी बढ़ना, अवनति यानी कि घट जाना। और विवाह को एक आवश्यक चीज माना गया। विवाह को पितृ ऋण से उऋण होने का, यानी जो पितृ ऋण है उससे उऋण होने का एक
साधन माना गया। ठीक है बच्चों। वेद और उपनिषद मुख्य रूप से 4 वेद मुख्यतः हैं ही 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगर मैं इनकी थोड़ी बहुत आपको बताऊं तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है। ठीक है। सामवेद स यानी कि संगीत, संगीत का वेद कहा जाता है। यजुर्वेद यज्ञ का वेद कहा जाता है और अथर्ववेद को व्यवहार का वेद कहा जाता है। ठीक है जी। उपनिषदों की बात करें तो कुल मिलाकर 108 उपनिषद हैं। 108 उपनिषद हैं। इनको दार्शनिक ग्रंथ भी कहा गया है। महाकाव्य में महाभारत और रामायण, जबकि महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसे लिखा किसने? महर्षि वेदव्यास ने। वहीं जो रामायण को लिखा वो किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है जी। तो 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं और महाकाव्य यहाँ पर 2 की चर्चा हुई है। आइए। गुरुकुल परंपरा अपने चरम पर थी। एक गुरु के आश्रम में शिष्य सारे के सारे, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सभी के सभी एक साथ बैठ के शिक्षा ग्रहण किया करते थे और उसके बाद में गुरुओं को गुरु दक्षिणा देने का एक प्रचलन था। आइए आगे। विद्यादान सर्वोत्तम दान था, यानी धन से अधिक विद्या को महत्व दिया जाता था। प्राकृतिक देवताओं की पूजा होती थी, जिसमें अग्नि हो गई, वरुण, ये देवता मुख्य थे। तो शिक्षा और संस्कृति की हमने चर्चा करी। वैदिक काल के यहाँ हमने 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने रखे हैं। इन 5 प्रश्नों को पढ़ेंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाद में मैं हट जाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर किसी प्रश्न में कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएंगे। चलिए। महाजनपद अगला टॉपिक है। महाजनपद। महाजनपद 1600 ईसा पूर्व के आसपास इनका उदय होता है। इसमें गणतंत्र और राजतंत्र दोनों प्रकार की इकाइयां थी। गणतंत्र का मतलब है बच्चों कि जहां पर चुनाव के द्वारा चुना जाता था नेता, और राजतंत्र मतलब जहां राजशाही थी, जहां पर राजा लोग होते थे, राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। कुल मिलाकर कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। क्या क्या उनमें शासन था, किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलती थी, ये हम आपको बताएंगे अभी। महाजनपदों की सूची की बात करें तो मैं नाम बताऊं तो अंग, मगध, कौशाम्बी, अवंती, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, चेदी, मल्ल, मत्स्य, वत्स, सूरसेन, अस्मक, कंधार और कंबोज, ये कुल मिलाकर 16 जो थे महाजनपद थे। यहाँ हमने मानचित्र के माध्यम, भारत के मानचित्र के माध्यम से इसको दिखाने की कोशिश करी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर तसल्ली से बैठ के देख सकते हैं। वैसे हम इसकी पीडीएफ कोशिश करेंगे आपको देने की। तैयारी चक्र हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे अवश्य ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसको तुरंत ज्वाइन करके वहाँ आपको पीडीएफ और आगे आने वाली वीडियोस की जो भी सूचना है, जो भी नोट्स हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। मगध समझ लेते हैं। मगध साम्राज्य को देखिए, मगध जो है बच्चों उत्तर भारत का बहुत बड़ा साम्राज्य था। उत्तर भारत का विशाल साम्राज्य था, बहुत विशाल साम्राज्य था। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी और जो बाद में राजधानी बनी वो पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान पटना बनी। ठीक है। इसके मुख्य शासकों की बात करें तो बिंबिसार और अजात शत्रु इसके मुख्य शासक थे। ठीक है। और अगर हम बात करें इसके जो राजकुल हैं, कौन कौन से कुल रहे, तो सबसे पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, चौथे पे मौर्य आ गए और 5वें पे गुप्त। गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है। और हर्यक वंश के समय पर ही बुद्ध और
महावीर भी थे। तो यहाँ धर्म की भी बढ़ोतरी हुई, लोग धर्म की तरफ भी मुड़े। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। महाजनपदों का प्रशासन किस तरह का था? राजा या गण परिषद थी, स्थायी सेनाएं थी और कर वसूली की प्रणाली भी वहां पर थी। कर वसूली की प्रणाली कैसे क्यों थी? क्योंकि व्यवस्थाएं बनाने के लिए, सेना हेतु, सेना का खर्चा चलाने के लिए, अन्य व्यवस्थाओं के लिए, सबके लिए किसकी आवश्यकता होती है? धन की आवश्यकता होती है। और धन कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा, कर से आएगा। आइए, धर्म और महाजनपद। धर्म में सबसे पहले बात करेंगे बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध की, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इसके संस्थापक थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु मुख्य जगह थी, लुम्बिनी थी जगह का नाम। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। पिता कौन थे? पिता शुद्धोधन थे, राजा शुद्धोधन। माता कौन थी? माता आपकी महामाया थी। पुत्र का नाम क्या था जी? पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, तो ये मुख्य बातें हैं बौद्ध धर्म की, भगवान बुद्ध की, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। और बातें हम बता सकते हैं, जैसे 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा और 35 वर्ष में ज्ञान मिला। ठीक है, महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म, बच्चों ये 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा, 12 वर्ष इन्होंने तपस्या करी, तब जाकर इन्हें 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुई। ठीक है जी। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय भी इसी समय हुआ और सामाजिक और धार्मिक सुधार भी प्रारंभ हुए। आइए, यहाँ अंत में बच्चों महाजनपदों पर हमने 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए तैयार करे हैं। इनको आप पढ़ें कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, मगध की पहली राजधानी कहाँ थी, बुद्ध और महावीर किस समय जीवित थे, और महाजनपदों का उदय कब हुआ था। बच्चों इसी के साथ आज की क्लास तो समाप्त होती है, लेकिन ये एक सिलसिला है जो चलता रहेगा, एक आंदोलन है जो आपको नौकरी दिलाने तक चलता रहेगा। तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब मित्रों के साथ भी शेयर करें और ज़रूर ज्वाइन कर लें हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर आपको आगे की सूचनाएं मिलेंगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।